देखिए, हम जो है विभाजन को पढ़ रहे थे और विभाजन के कुछ पॉइंट हमने पढ़ लिए थे। अब आगे हम पढ़ेंगे विभाजन क्यों और कैसे, क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ चीज़ें इसमें मैंने पॉइंट जो है आपको कल पढ़ा दिए थे, लेकिन एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। एक लंबे इतिहास का जो है ये अंतिम चरण है। कुछ इतिहासकार जो है भारतीय भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं और ये मानते हैं कि मोहम्मद अली जो जिन्ना है यह समझ कि औपनिवेशिक भारत में हिंदू और जो मुसलमान है वो क्या थे, दो पृथक राष्ट्र है। ये बात हमने कल पढ़ ली थी। मध्यकालीन इतिहास पर भी लागू की जा सकती है। यह इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं कि जो 1947 की घटना है मध्य और आधुनिक युगों में हुए हिंदू मुसलमान झगड़ों के लंबे इतिहास से क्या है, बारीकी से जुड़ी हुई है। लेकिन यह तर्क जो है इस बात को अनदेखा कर जाता है कि इन समुदायों में जो है झगड़ों का इतिहास क्या है, मेल जोल के लंबे इतिहासों के साथ साथ चला है। फिर यह भी महत्वपूर्ण है कि जो हिंदू मुसलमान हैं वो कई तरह के क्या है, सांस्कृतिक आदान प्रदान रहता है उनका। भले वो दो पृथक राष्ट्र के रूप में थे, लेकिन भारत में जो है हम एक दूसरे की संस्कृति का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। हम एक दूसरे पहनावे और खान पान को अपनाते रहे हैं। जो लोग दक्षिणी एशिया में हिंदू मुसलमान झगड़ों की निरंतरता की बात करते हैं, यह नहीं देखते हैं कि लोगों की मानसिकता पर बदलती परिस्थितियों का असर होता है। और अब जो है ये कह रहे हैं जो हम झगड़े की बात करते हैं तो झगड़ा क्यों होता है, उस सब इंसान के दिमाग पर क्या असर पड़ता है, उसका परिणाम क्या होता है, इन सब परिस्थितियों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि देश का बंटवारा एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का आखिरी बिंदु था जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में शुरू हुई। अब देखिए यहाँ से हमें पढ़ना शुरू करना है कि जो है कुछ विद्वान देश का जो बंटवारा है उसे क्या मानते हैं कि एक ऐसी सांप्रदायिक राजनीति का जो है आखिरी बिंदु मानते थे जो 20वीं शताब्दी के जो है प्रारंभिक दशकों में जो है शुरू हुई थी। और उनका तर्क है कि अंग्रेज द्वारा क्या है 1909 में मुसलमानों के लिए बनाए गए पृथक चुनाव क्षेत्रों जिनका जो है 1919 में क्या किया गया, विस्तार किया गया, का सांप्रदायिक राजनीति की प्रगति पर क्या पड़ा, गहरा प्रभाव पड़ा। अब जो है हम 1919 की बात करें तो आपको मैं थोड़ा बता दूं कि जो है 1919 में जो है पृथक निर्वाचन की बात की गई थी कि मुसलमानों का जो है अलग से जो है मतदान किया जाए और फिर जो है हिंदुओं का अलग हो और जो है निचले तबके का जो है अलग अलग मताधिकार जो है अपना नेता खुद चुने वो और अपने लीडर को जो है चुनने का अधिकार उनको हो। अभी भी है हमारे पास, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, सांप्रदायिक मत करते हैं। हम जो है सभी जाति धर्म के लोग एक साथ मत करते, अलग अलग मत नहीं करते। तो उस समय जो है क्या हुआ कि मुसलमानों के लिए जो है पृथक चुनाव क्षेत्र बनाए गए थे जिनका क्या प्रभाव पड़ा, जिनका जो है राजनीति पर जो है राजनीति की जो प्रकृति है सांप्रदायिकवाद है उस पर जो है गहरा प्रभाव पड़ा। पृथक चुनाव की वजह से जो है मुसलमान विशेष चुनाव क्षेत्रों में अपने प्रतिनिधि चुन सकते थे। इस व्यवस्था में राजनीतिज्ञों को लालच रहता था कि वह सामुदायिक नारों का इस्तेमाल करें और अपने धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों को नाजायज फायदे पहुंचाए। और अब जो है क्या करते थे लोग, भाई मुसलमान है, अगर मुसलमान लीडर और अच्छा लीडर नहीं है तो वो क्या करेगा, गलत तरीके के नारे लगवाएगा और नारे लगवा कर क्या करेगा, वो जो बेचारे ना समझ जनता है उस ना समझ जनता का क्या करता रहेगा, नाजायज फ़ायदा उठाता रहेगा। तो उस समय भी ऐसी स्थिति बनी रही कि जो है नेता चुने गए, चुनाव कराए गए, लेकिन जो है उनसे गलत तरीके के नारे लगवा कर जो है उनका नाजायज फ़ायदा उठाया गया। इस तरह से उभरती हुई आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में धार्मिक अस्मिताओं का क्रियाशील प्रयोग होने लगा। चुनावी राजनीति इन अस्मिताओं को ज़्यादा गहरा और पक्का बनाने लगी। अब सामुदायिक अस्मिताओं से जुड़े अभिप्राय केवल विश्वास और अकायद आस्था के फर्कों पर केंद्रित नहीं थे। अब अक्सर धार्मिक अस्मिताएं समुदायों के बीच हो रहे विरोधों से जुड़ी हुई। हालांकि भारतीय राजनीति पर पृथक चुनाव क्षेत्रों का अच्छा खासा असर पड़ा। हमें इनके महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए और ना ही हमें यह मानना चाहिए कि पृथक बंटवारा पृथक चुनाव क्षेत्रों की प्रत्यक्ष देन है। और अब जो है इन सब चुनावों का जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के चुनाव हुआ, इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से प्रभाव पड़ा, क्योंकि हर चीज़ के दो पक्ष अच्छे और बुरे, तो इसके भी जो है अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और जो ये चुनाव हुआ है ना, इसका जो पृथक बंटवारा हुआ उसकी जो है चुनाव क्षेत्रों में क्या रही, प्रत्यक्ष देन रही। साथ ही जो भारतीय राजनीति है उस पर भी जो है चुनावों का जो है अच्छा खासा प्रभाव पड़ा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में
जो सांप्रदायिक अस्मिताएं कई अन्य कारणों से भी ज़्यादा पक्की हुई। 1920 से लेकर 1930 के दशकों में जो है कई घटनाओं की वजह से क्या हुआ, तनाव उभरे। 1920 से 1930 के बीच में जो है असहयोग आंदोलन भी हुआ और कई सारे जो है साइमन कमीशन भी आया और बहुत सारी जो है घटनाएं घटी थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि जो है उस समय तनाव यानी लड़ाई झगड़े की स्थिति उभर कर आई। मुसलमानों को मस्जिद के सामने संगीत, गोरक्षा आंदोलन और आर्य समाज की शुद्धि की कोशिशें, यानी कि नव मुसलमानों को फिर से हिंदू बनाने जैसे मुद्दों पर गुस्सा आया। यानी कि उस समय जो है जातीय धर्म को लेकर झगड़े काफ़ी चलते रहे। मस्जिदों के सामने जो गीत गाए जाने का विरोध, गोरक्षा आंदोलन है ना, आर्य समाज की शुद्धि यानी कि हिंदू मुसलमानों को हिंदू बनाने का प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ों पर जो है जनता में क्या हो रहा, आक्रोश बना रहा। दूसरी ओर हिंदू जो है 1923 के बाद तबलीग यानी प्रचार और तंजीम यानी संगठन के विस्तार से उत्तेजित हुए। और अब जो है हिंदू दूसरे था, जब हिंदू अगर राष्ट्र में अगर कोई तो छेड़खानी कर रहा है दूसरे धर्म से, तो वो भी मुस्लिम भी करेगा उसके धर्म के साथ। तो दूसरी ओर जो हिंदू है उसके जो है 1930 में क्या हुआ, तबलीग यानी प्रचार और तंजीम यानी संगठन के विस्तार से क्या हुए, लोग उत्तेजित हुए। जैसे जैसे मध्यम वर्गीय प्रचारक और सांप्रदायिक कार्यकर्ता अपने अपने समुदाय में लोगों को दूसरे समुदाय के खिलाफ लामबंद करते हुए ज़्यादा एकजुटता बनाने लगे, देश के विभिन्न भागों में दंगे फैलते गए। और अब जो है लोगों ने क्या किया, अलग अलग जो मध्यम वर्ग के प्रचारक थे जो प्रचार कर रहे थे चुनावी झंडे गाड़कर, है ना, और गलत तरीके से लोगों को भड़का रहे थे, उन्होंने क्या किया, अपने अपने समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के खिलाफ क्या किया, लामबंद कर दिया। यानी कि जो है भड़काने की कोशिश की और जो है एकजुटता बनाने लगे और देश के विभिन्न भागों में क्या मिले, एकजुट होकर वो क्या करने लगे, दंगे फैलाने लगे। ज़्यादा एकजुटता प्रत्येक सांप्रदायिक दंगे से बीच फर्क गहरे होते गए, हिंसा की परेशान करने वाली स्मृतियाँ भी निर्मित होती गई। और अब आगे चलकर क्या हुआ कि जो है प्रत्येक क्षेत्र में जो है सांप्रदायिक दंगे जो है समुदाय के बीच में जो है फर्क गहरे होते गए, हिंसा की क्या हुई, परेशानियाँ जो वाली स्मृतियाँ जो है लोगों के सामने निर्मित होती गई। फिर भी ऐसा कहना सही नहीं होगा कि बंटवारा केवल सीधे सीधे बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनाव की वजह से हुआ। और अब जो है ये कह रहे हैं कि जो है हमें ये सीधे सीधे ये बात नहीं कह सकते कि जो बंटवारा हुआ वो किससे हुआ, कि लोग आपस में सांप्रदायिक तनाव के कारण वह जाति धर्म को लेकर लड़ रहे थे, इस कारण जो बंटवारा हो गया। इस कारण बंटवारा नहीं हुआ। गर्म हवा फिल्म के नायक ने ठीक ही कहा। एक पिक्चर आई उस समय गर्म हवा और उसके अंदर जो है अभिनेता था, हीरो जो था, उसने कहा कि सांप्रदायिक कला से सन 1947 से पहले भी होती थी, लेकिन उसकी वजह से लाखों लोगों के घर कभी नहीं उजड़े। और अब जो है वो यूँ कह रहे कि जो लड़ाई झगड़ा जातीय धर्म को लेकर वो 1947 से पहले भी हुआ करता था, लेकिन जो है इस तरीके से घर किसी के नहीं उजड़े थे, नहीं लोग मार कट गए थे। बहुत सारे लोगों में लड़ाई झगड़ा था, मार कट की जो है होती है समस्या, अभी भी होती, सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो है इस तरीके से लोग उजड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर कभी नहीं गए। पहले की सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन में गुणात्मक फर्क है और बंटवारे को समझने के लिए हमें ब्रिटिश राज के आखिरी दशक की घटनाओं को बारीकी से देखना होगा। और अब जो है वो यूँ कह रहे जो बंटवारा है सांप्रदायिक राजनीति और विभाजन में क्या है, गुणात्मक फर्क है। यानी कि जो सांप्रदायिक की राजनीति है यानी कि धर्म को लेकर लड़वाने वाली जो राजनीति है, विभाजन है, उसमें क्या है, दोनों में बहुत ही फर्क है। और बंटवारे को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रिटिश राज का जो आखिरी दशक है यानी कि लास्ट वाले जो 10 साल थे ब्रिटिश राज के, उसको हमें बारीकी से देखना होगा कि वहाँ पर ऐसा क्या हुआ उन 10 सालों में कि जो है बंटवारे की नौबत आई। देखिए आप यहाँ पर लखनऊ समझौता देखिए, ये हमको याद करना है अच्छे से लखनऊ समझौते को, क्योंकि चुनाव है, लखनऊ समझौता है। आपको मैं 2 चीज़ें बता देती हूँ। 1907 की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था, है ना, कांग्रेस का विभाजन हुआ और यहाँ 1907 में जो है सूरत का अधिवेशन हुआ था,
है ना। 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ, इसे सूरत अधिवेशन कहते हैं। इस अधिवेशन की मुख्य बात ये थी कि इसमें जो हमारे दो दल थे, गरम दल और नरम दल के नेता थे, वो जो है आपस में क्या हुए, लड़े झगड़े और अलग हो गए। और 1916 में फिर से लखनऊ समझौता हुआ, जिसमें जो है ये दोनों वर्ग थे, गरम दल और नरम दल के जो नेता थे, है ना, जो हम लाल बाल की बात करें और महात्मा गांधी वाले पक्ष के लोगों की बात करें, वो सब वापस इस लखनऊ समझौते के अंदर जो है लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें एकजुट हो गए। तो हम लखनऊ समझौते को अच्छे से याद रखेंगे। दिसंबर 1916 में हुआ ये समझौता। कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जिसे इस समय यूपी में आधारित युवा पार्टी नियंत्रित करती थी, कि आपसी तालमेल को दर्शाता है। इस समझौते के तहत जो है कांग्रेस ने क्या किया, पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकारा। समझौते ने कांग्रेस के मध्यम वर्गीय अतिवादियों और मुस्लिम लीग के लिए जो एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया। और अब जो है हम ये ध्यान रखेंगे कि जो है इस समझौते से क्या हुआ, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग है ना, उसमें क्या हुआ कि जो है उस समय जो यूपी में जो भी युवा पार्टी थी, है ना, उसके जो है आपसी तालमेल को जो है ये दर्शाता है। और दूसरी तरफ जो है इस समझौते के तहत जो है कांग्रेस ने क्या किया, पृथक चुनाव क्षेत्रों को स्वीकार किया, यानी कि जो है चुनाव के अलग अलग क्षेत्रों को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। समझौते ने जो है कांग्रेस के जो मध्यम वर्गीय जो भी लोग थे, है ना, अतिवादी हैं, उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग के लिए जो है एक संयुक्त राजनीतिक मंच जो है प्रदान किया। दूसरी तरफ आर्य समाज के ऊपर छोटा सा दिया इन्होंने कि जो 19वीं सदी है उसके आखिरी दशकों और प्रारंभिक 20वीं शताब्दी का यह उत्तर भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन खास तौर पर जो है पंजाब में सक्रिय था। अब जो ये आर्य समाज है, ये जो है इसका जो सुधार आंदोलन चल रहा था वो सबसे ज़्यादा सक्रिय कहाँ था, उसमें पंजाब में सक्रिय था। भी जो मुसलमान बन गए या हिंदू बन गए, है ना, जिनका धर्म परिवर्तन हो गया, तो उनको वापस से हिंदू बनाने के अंदर जो है ये जो है आंदोलन सक्रिय था। तो ये सबसे ज़्यादा जो है पंजाब में सक्रिय था। आर्य समाज वैदिक ज्ञान का पुनरुत्थान कर उसको विज्ञान के आधुनिक शिक्षा से जोड़ना चाहता था। और जो है आधुनिक जो आर्य समाज है वो क्या करना चाहता था कि जो वैदिक ज्ञान है, वेदों के अंदर जो ज्ञान है, उसको वो वापस से हमारे सामने लाना चाहता था और उसको विज्ञान की आधुनिक शिक्षा से क्या करना चाहता था, जोड़ना चाहता था। आगे देखिए इधर, मस्जिद के सामने संगीत, किसी धार्मिक जुलूस के द्वारा नमाज के वक्त मस्जिद के बाहर संगीत बजाए जाने से हिंदू मुस्लिम हिंसा हो सकती थी। रूढ़िवादी मुसलमान इसे अपनी नमाज या इबादत में खलल मानते थे। और अब जो है ये कह रहे हैं कि जो है गाना बजाना, गीत बजाना, बैंड बजाना मस्जिद के बाहर जो है सही नहीं मानते थे, क्योंकि हो सकता है नमाज का वक्त हो और मस्जिद के साथ जो है गीत बजाए जा रहे हो, तो इससे हिंदू मुसलमान में क्या हो जाती थी, हिंसा यानी लड़े झगड़े की समस्या पैदा हो जाती थी। क्योंकि मुसलमान ये मानते थे कि जो है गीत, अगर संगीत बज रहा है तो उनके नमाज और इबादत में क्या हो रही, खलल पड़ रही है। अब हम देखेंगे आगे सांप्रदायिकता से क्या अभिप्राय है। अब जो है आपको ये अच्छे से याद करना है, क्योंकि प्रश्न आएगा कि सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, समझाइए। तो आपको सांप्रदायिकता के बारे में अच्छे से समझना है। हमारी अस्मिता के कई पहलू हैं। आप बालक हैं या बालिका, आप युवा भी हैं, आप किसी गांव, शहर, जिला अथवा प्रांत के निवासी हैं और आप कुछ विशेष भाषाएं बोलते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारी जो अस्मिता उसके कई पहलू है ना, हमारी जो पहचान है उसके कई सारे पहलू होते हैं। आप बालक हैं, आप बालिका हैं, आप युवा हैं, आप किसी गांव या शहर, जिला अथवा प्रांत के निवासी, आप कुछ भी हो सकते हैं, छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं। और आप क्या करते हैं, कुछ विशेष भाषाएं बोलते हैं। हर व्यक्ति की अपनी भाषा है, कोई कहीं से आके रहा है तो हर स्थान विशेष की अपनी भाषा है, तो अलग अलग भाषाएं लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। आप भारतीय हैं परंतु आप विश्व नागरिक भी हैं। आप इंडियन हैं लेकिन आप इस विश्व के जो धरातल के नागरिक भी हैं। परिवार की आय में फ़र्क होते ही हैं, इसलिए हम सभी किसी न किसी सामाजिक वर्ग के सदस्य हैं। और अब जो है पारिवारिक आय भी सबकी अलग अलग होती है, तो हम जो है अलग अलग जो है जीवन स्तर के लोग होते हैं। और दूसरा, हम जो है किसी न किसी समाज वर्ग के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। हम में से अधिकांश का कोई ना कोई धर्म है और हमारी ज़िंदगी में जाति की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और हम जो है अलग अलग धर्मों के लोग हैं और अलग अलग धर्मों से क्या करते हैं, हमारा संबंध होता है। और उसमें जो जाति
उसकी जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हम हिंदू या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, इस प्रकार के हमारा जो है धर्म होता है। दूसरों शब्दों में हमारी अस्मिताओं के कई अभिलक्षण हैं, यानी कि वे जटिल होती है। और दूसरे शब्दों हम ये कहें जो हमारी अस्मिता है उसके क्या होते हैं, कई अभिलक्षण है, यानी कि जो वे क्या है, जटिल होती हैं। और कुछ विशेष संदर्भों में जो है लोग अपनी जटिल अस्मिताओं के कुछ चुने हुए पहलुओं जैसे धर्म को ज़्यादा महत्वपूर्ण मान बैठते हैं। अब देखिए, जो हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई होती है ना, और कठिन चीज़ों के पल से हम गुजरते हैं। काम भी करना, हमें नौकरी भी करनी है, फिर हमें अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी है, बहुत सारे हमारे पास हमारे जीवन में काम है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर कई मुद्दे की बात है तो हम धर्म को सामने ले आते हैं, और धर्म को जो है हम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मान बैठते हैं। लेकिन इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जो हम धर्म को महत्वपूर्ण मान रहे हैं, सिर्फ हम अपने धर्म को महत्वपूर्ण मान रहे हैं। मैं मुस्लिम हूँ तो मैं अपने मुस्लिम धर्म को महत्वपूर्ण मान रही हूँ, मैं हिंदू हूँ तो अपने हिंदू धर्म को महत्वपूर्ण मान रही हूँ। तो ये जो महत्वपूर्णता है ये सांप्रदायिकता नहीं है। असल में सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदाय के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? जो धार्मिक समुदाय के बीच में क्या करती है, विरोध और झगड़े पैदा करती है। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। सांप्रदायिक राजनीतिज्ञों की कोशिश रहती है कि धार्मिक पहचान को मजबूत बनाया जाए। वे इस एक स्वाभाविक अस्मिता मानकर प्रस्तुत करते हैं, मानो लोग ऐसी पहचान लेकर पैदा हुए हैं, मानो अस्मिता इतिहास और समय के दौर से गुजरे हुए बदलती नहीं है। अब लोग यहाँ कह रहे हैं जो सांप्रदायिकता है वो उसमें राजनीतिज्ञ जो भी होते हैं, नेता जो भी होते हैं, उनकी एक कोशिश रहती है कि वो धार्मिक पहचान को क्या बनाए, मजबूत बनाए। और दूसरी तरफ जो है वे इस एक स्वाभाविक अस्मिता मान बैठते हैं और उसको ही मानकर जो है लोगों के सामने अपनी ऐसी पहचान लेकर जो है पैदा हुए, मानो अस्मिता इतिहास और समय के दौर से गुजरते हुए बदलती नहीं है। और अब जो है वो ऐसे सोचते हैं कि जैसे हम किसी अच्छे कुल में या धर्म में पैदा हो गए तो अब जो है कुछ भी बदलाव संभव नहीं है, हम तो बहुत महान है, ऐसी बात वो यहाँ पर कह रहे हैं। सांप्रदायिकता किसी भी समुदाय में एकता पैदा करने के लिए आंतरिक फर्कों को क्या करती है, दबाती है। अब यहाँ पर जो सांप्रदायिकता है वो किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म जाति के लोगों में क्या करती है, एकता पैदा करने के लिए क्या करती है, जो भी आंतरिक फर्क है उनको क्या करती है, दबाती है। उस समुदाय की एकता पर जोर देती है। उस समुदाय को क्या करती है, किसी न किसी अन्य समुदाय के खिलाफ लड़ने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। और जब हम एक ही जाति धर्म के लोग एकजुट हो जाते हैं सांप्रदायिक रूप से, तो हम क्या करते हैं, दूसरों को लड़वाने का, झगड़े करने का काम करते हैं और एक दूसरे को जो है लड़ने के लिए क्या करते रहते हैं, भड़काते रहते हैं। यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता किसी चिन्हित घेर के खिलाफ घृणा की राजनीति को क्या करती है, पोषित करती है। मुस्लिम सांप्रदायिक हिंदुओं को गैर बताकर उनका विरोध करती है, और ऐसे ही हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों को गैर समझकर उनके खिलाफ डटी रहती है। इस पारस्परिक घृणा से हिंसा की राजनीति को बढ़ावा मिलता है। और आगे हम ये कह सकते हैं कि जो सांप्रदायिकता है वो किसी चिन्ह यानी गैर के खिलाफ क्या करती है, घृणा की राजनीति को प्रोषित करती है। यानी कि जो है हम किसी के खिलाफ क्या कर रहे हैं, नफरत की भावनाओं को फैलाते हैं, राजनीति को पोषित करते हैं। मुस्लिम सांप्रदायिकता जो है वो हिंदुओं क्या करती है, गैर बताकर उनका विरोध करती है। और ऐसे ही जो हिंदू सांप्रदायिकता के लोग हैं वो मुसलमानों को क्या करती है, गैर समझकर उनके खिलाफ डटी रहती है। यानी कि हम आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के धर्म को लेकर जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है कारस्तानी करते रहते हैं और एक दूसरे को भड़काते रहते हैं और एक दूसरे से लड़ने के लिए क्या करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। इस पारस्परिक घृणा से हिंसा की राजनीति को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। और इस तरह के हम एक दूसरे से नफरत करते हैं तो क्या मिलता है, हिंसा की राजनीति बढ़ती रहती है। भाई तो अगर मैं और आप लड़ रहे हैं तो हमारा पड़ोसी, तीसरा पड़ोसी को मजे मिलेगा, वो हमें लड़वाने के लिए एक दूसरे को शिकावत करता रहेगा। तो वैसे ही स्थिति यहाँ पे भी एक दो जाति धर्म के लोग हैं तो तीसरा व्यक्ति उसमें फ़ायदा उठाकर क्या करता रहेगा, राजनीति करता रहेगा और हमें आपस में लड़वाता रहेगा। इसका अर्थ है कि सांप्रदायिकता
धार्मिक अस्मिता का विशेष तरह से राजनीतिकरण है, जो धार्मिक समुदायों में झगड़े पैदा करवाने की कोशिश करती है। किसी भी बहुधार्मिक देश में धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का अर्थ भी सांप्रदायिकता के करीब करीब हो सकता है। और अब ये यूँ कह रहे हैं कि जो है इसका अर्थ ये हो सकता है कि जो सांप्रदायिकता है वो धार्मिक अस्मिता का क्या है, विशेष तरह से राजनीतिकरण है, जो धार्मिक समुदायों में क्या करती है, झगड़े पैदा करवाने की कोशिश करती है। किसी भी बहुत धार्मिक देश में जो है धार्मिक राष्ट्रवाद शब्दों का क्या है, अर्थ भी सांप्रदायिकता के क्या है, करीब करीब हो सकता है। ऐसे देश में अगर कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक समुदाय को राष्ट्र मानता है तो विरोध और झगड़ों के बीच क्या कर रहा है, बो रहा होता है। तो यहाँ पर सांप्रदायिकता का मतलब समझ गए आप कि सांप्रदायिकता का मतलब क्या होगा, कि हम जाति धर्म से एक समुदाय में इकट्ठे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम एक दूसरे के लिए भला नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, एक धर्म इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ने और लड़वाने का काम लगातार करते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुस्लिम लीग की बात करें, पहले मैं टिप्पणी पे थोड़ा सा जोड़ देती हूँ क्योंकि छोटे प्रश्न आपके आएंगे। तो मुस्लिम लीग को जो है 1906 में जो है ढाका में शुरू किया गया था। तो आपको पूछे जाए प्रश्न कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुई, ढाका में हुई। ढाका बांग्लादेश के अंदर है, वहाँ पर हुई थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जल्दी ही लीग यूपी के विशेषकर अलीगढ़ के मुस्लिम संभ्रांत वर्ग के प्रभाव में आ गई। 1940 के दशक में पार्टी भारतीय महाद्वीप के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र की स्वायत्तता या फिर पाकिस्तान की मांग करने लगी। अब आगे हिंदू महासभा की बात करें तो हिंदू महासभा की जो स्थापना है वो कब हुई, 1915 में हुई। यह एक हिंदू पार्टी थी जो कामोवेश क्या करती थी, उत्तर भारत तक जो है सीमित रहती है। यह पार्टी हिंदुओं के बीच जाति एवं संप्रदायों के फर्कों को क्या करती है, खत्म कर हिंदू समाज में एकता पैदा करने की कोशिश करती थी। हिंदू महासभा हिंदू अस्मिता को मुस्लिम अस्मिता के विरोध में परिभाषित करने का प्रयास करती थी। और अब ये एक तरफ कह रहे हैं कि हिंदुओं के बीच क्या है, जाति एवं संप्रदाय के फर्कों क्या करती है, खत्म करने का काम करती है, और हिंदू समाज में जो है एकता पैदा करने की कोशिश करती है। यानी सिर्फ हिंदू समाज के अंदर एकता पैदा करने की कोशिश करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये पार्टी क्या करती थी, हिंदू महासभा हिंदू अस्मिता को क्या करती है, मुस्लिम अस्मिता के खिलाफ जो है विरोध करने के लिए जो है प्रेरित करती रहती थी। तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव और कांग्रेस मंत्रालय के बारे में देखें तो 1937 में जो प्रांतों में चुनाव हुआ उसके बारे में डिस्कशन देख लेते हैं हम। प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। प्रश्न आ सकता है कि प्रांतीय संसदों के गठन के लिए क्या हुआ, 1937 में पहली बार चुनाव कराए गए। प्रांत उस वक्त राज्य जिला आप समझ सकते हैं, एक तरीके से उसको कहते थे। इन चुनावों में मताधिकार केवल 10 से 12% लोगों के पास था। और अब जो चुनाव तो हो गए लेकिन वोट डालने का अधिकार जो बहुत ही थोड़े से लोगों को था, यानी 10 से 12% लोग जो है इसमें वोट डाल सकते थे। इन चुनावों में कांग्रेस के परिणाम अच्छे रहे। उसने 11 में से 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। अब देखिए चुनाव हुए तो 11 जगह पर जो है कांग्रेस ने अपने जो है वोटर खड़े करे और उनमें से 5 जगह पर जो है वो जीत गए और 7 में जो है अपनी सरकार बनाई, है ना। मुसलमानों के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। और जो जहाँ पर मुसलमान के क्षेत्र थे, जहाँ मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र थे, आरक्षित थे, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, यानी कि उनको वहाँ पर वोट नहीं मिले। परंतु मुस्लिम लीग भी इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा नहीं कर पाए। और जो है मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है और कांग्रेस को अगर वोट नहीं मिले तो मुसलमानों को वोट मिले, मुस्लिम लीग को वोट मिले, तो ऐसा भी नहीं हुआ। मुस्लिम लीग को भी क्या हुआ, यहाँ पर अच्छे वोट नहीं मिले। उसे इस चुनाव में संपूर्ण मुस्लिम वोट का केवल 4.4% हिस्सा मिल पाया। और जो है मुसलमानों को जो है मुस्लिम लीग को सिर्फ 4.4% ही वोट मिल पाए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में उसे एक सीट भी नहीं मिली। पंजाब में 84 आरक्षित सीटों में से सिर्फ 2 प्राप्त हुई और सिंध में 33 में से 3 प्राप्त हुई। और अब जो है
उत्तर पश्चिम सीमा के अंदर भी देखे तो 84 सीटें थी, है ना, तो भी मुसलमानों को, जो मुस्लिम लीग वाले हैं, उनको 2 सीटें प्राप्त हुई और सिंध में जो है 33 सीटों में से 3 सीटें प्राप्त हुई। संयुक्त प्रांत वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी। और आप देखिए, अगर मुस्लिम लीग को समर्थन नहीं मिल रहा था तो उसने क्या कर लिया, कांग्रेस के साथ मिल गई और कांग्रेस के साथ मिलकर क्या करने लगी, वो सरकार बनाना चाहती थी। परंतु यहाँ कांग्रेस का संपूर्ण बहुमत था, इसलिए उसने लीग की इस मांग को ठुकरा दिया। और अब जो है, जब मेरे पास तो मेरे फेवर में बहुत सारे लोग हैं तो मैं उसको क्यों शामिल करूँगी। तो कांग्रेस के पास तो उस समय जीतने के आसार थे, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को क्या कर दिया, अपने साथ मिलाने से इनकार कर दिया। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इससे मुस्लिम लीग के सदस्यों के दिलों में यह बात घर कर गई कि अगर भारत अविभाजित रहा तो मुसलमानों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं। अब देखिए, जो है विभाजन का असली मुद्दा अभी आएगा कि विभाजन क्यों हुआ। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम तो क्या है, अल्पसंख्यक है ना, हमारे पास जो है राजनीतिक सत्ता हाथ में नहीं आएगी तो हम किसी पर शासन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, विभाजन करेंगे। तो यहाँ पर वो, अगर हम अविभाजित रहे, अब इनके साथ ही रहेंगे, है ना, और हम कहीं पे अगर अपना वोटर चुनेंगे और तो वहाँ पर भी हमें वोट नहीं मिलेंगे, हम किसी के साथ शामिल होकर अपनी नेता नगरी चलाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे भी फायदा नहीं होगा। तो ऐसे में उन्होंने विभाजन को अपनाने की सोची। फिर आगे देखिए, ऐसी समझ के पीछे लोगों की ये मान्यता थी कि मुस्लिम हितों का प्रतिनिधित्व एक मुस्लिम पार्टी ही कर सकती है और कांग्रेस एक हिंदू दल है। और दूसरा उनका ये भी मानना था कि जो है, अगर मुस्लिमों के हित है, मुस्लिमों का भला मुसलमान ही चाहेगा, इसलिए मुसलमानों का नेता ही होना चाहिए। क्योंकि जो है कांग्रेस में क्या है, सभी हिंदू दल के नेता है, तो वो जो है मुसलमानों का भला नहीं करेंगे। परंतु जिन्ना की जिद की लीग को मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता माना जाए, उस समय बहुत कम लोगों को मंजूरी थी। और जो है अब मोहम्मद अली जिन्ना की भाई जीत थी कि भाई लीग में जो है क्या हो, मुसलमानों का एकमात्र प्रवक्ता वो हो, खुद हो। तो इसे जो है बहुत कम लोगों ने क्या दी थी, मंजूरी दी थी। लीग जो है संयुक्त प्रांत बम्बई और मद्रास में लोकप्रिय थी, परंतु अभी भी उसका सामाजिक आधार बंगाल में काफ़ी कमज़ोर था। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं पंजाब में ना के बराबर था। सिंध में भी लीग सरकार नहीं बन पाई थी और केवल 10 साल बाद ही इन सभी प्रांतों से जो है पाकिस्तान बनाया गया। इस काल से लीग ने जो है सामाजिक समर्थन की अपनी कोशिशें दोहरा कर दी। और जो है अब आगे हम देखें तो जो मुस्लिम लीग है उसका कई जगह पर अच्छा जो है प्रदर्शन था, कहीं पर नहीं था। लेकिन अच्छा प्रदर्शन होने के बावजूद भी क्या है, वो अपनी जो है कोशिशों में क्या रही, असफल रही। वो अपना कहीं पर जो है लीडर बना नहीं पाई। कांग्रेस मंत्रालयों ने भी इस खाई को और गहरा कर दिया। संयुक्त प्रांत में पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाने के बारे में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था, क्योंकि मुस्लिम लीग जमींदारी प्रथा का समर्थन करती प्रतीत होती थी, जबकि कांग्रेस उसको खत्म करना चाहती थी। यद्यपि कांग्रेस ने अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। और अब जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस समझ के भी उनको मिला लिया जाए उनके साथ में, लेकिन जो है कांग्रेस ने मिलाने से मना कर दिया, गठबंधन की सरकार बनाने से मना कर दिया। क्योंकि जो है कांग्रेस ये क्या चाहते थे, जमींदारी प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे, जबकि मुस्लिम लीग वाले जो है उसको आगे बढ़ाना चाहते थे। ना ही कांग्रेस को अपने मुस्लिम जनसंपर्क कार्यक्रम में कोई खास सफलता मिल पाई थी। और जो है कांग्रेस जो है मुस्लिम लीग को क्यों मिला है, क्योंकि जो है जहाँ जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में उन्होंने प्रचार भी किया तो वहाँ से उनको कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला कांग्रेस को, तो उन्होंने जो है मुस्लिम लीग को अपने साथ मिलाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इस प्रकार जो है कांग्रेस के जो धर्मनिरपेक्ष और रेडिकल बयानों में किससे क्या हुआ, रूढ़िवादी मुसलमान और मुसलमान भूस्वामी तो चिंता में पड़ ही गए। कांग्रेस मुसलमानों को अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल नहीं हो पाई। इतना ही नहीं, 30 के दशक के आखिरी सालों में कांग्रेस के बड़े नेता धर्मनिरपेक्षता पर पहले से भी ज़्यादा जोर देने लगे। और अब आगे चलकर जो है जाति धर्म संप्रदाय वाले दंगे चलते रहे, लेकिन आने वाले दशक में क्या हुआ, धर्मनिरपेक्षता की बात सामने आने लगी। धर्मनिरपेक्षता पर कांग्रेस के बड़े नेता क्या करने लगे, ज़्यादा जोर देने लगे थे।
मगर कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक या कांग्रेस के मंत्री भी इन विचारों पर पूरी तरह सहमत नहीं थे। और अब जो है धर्मनिरपेक्षता की बात के लिए जो है कांग्रेस में कोई भी जो है नेता है, मंत्री, वो सहमत नहीं थे। मौलाना आज़ाद ने 1937 में सवाल उठाया था कि कांग्रेस के सदस्यों को लिंग में शामिल होने की छूट तो नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से नहीं रोका जाता है। और जो है अब वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है मुस्लिम लिंग के सदस्यों को जो है कांग्रेस में शामिल होने की छूट नहीं है, लेकिन उन्हें हिंदू महासभा में शामिल होने से भी नहीं रोका जाता कि भाई अगर कांग्रेस को मुस्लिम लीग में शामिल नहीं होना तो वो हिंदू महासभा में क्यों शामिल हो रहा है ना। हिंदू महासभा में भी शामिल नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को अपना क्या रखना चाहिए, अपना अलग ही अस्तित्व रखना चाहिए, है ना। फिर आगे देखिए, उनके मुताबिक कम से कम मध्य प्रांत यानी वर्तमान मध्य प्रदेश में यही स्थिति थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जो है दिसंबर 1938 में जाकर ये ऐलान किया कि कांग्रेस के सदस्य हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। और अब वो जो है आगे चलकर क्या ऐलान किया गया कि जो कांग्रेस के सदस्य हैं वो हिंदू महासभा के सदस्य नहीं हो सकते। जब वो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं हो सकते तो वो हिंदू महासभा के सदस्य भी नहीं हो सकते। प्रसंगवश यह वही समय था जब हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयं संघ RSS की ताकत बढ़ती जा रही थी। 30 के दशक में RSS नागपुर से बढ़ते हुए संयुक्त प्रांत पंजाब और देश के अन्य भागों में फैल गया। और अब जो है एक नया संगठन भी बन गया था RSS, जो नागपुर से जो है संयुक्त प्रांत पंजाब और सारे अभी हमारे पूरे भारत में RSS का राज है ना, तो सभी जगह पर फैल गया। 1940 तक RSS के पास हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा के प्रति समर्पित अत्यंत अनुशासित 1 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता थे। और अब जो है RSS जो है मजबूत शक्ति के रूप में उभर के आया। उनके पास जो है 1 लाख से ज़्यादा जो है कार्यकर्ता थे। उनका विश्वास था कि भारत केवल हिंदुओं का देश है। और RSS वालों का जो है ये मानना था कि जो भारत है वो किसका देश है, सिर्फ हिंदुओं का देश है। यूनियनिस्ट पार्टी देख ले, क्या है यूनियनिस्ट पार्टी? पंजाब में हिंदू, मुस्लिम, सिख, भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी है। ये पार्टी जो है 1923 से लेकर 1947 के बीच क्या है काफ़ी ताकतवर रही थी। तो आज हमने जो है विभाजन क्यों और कैसे हुआ आपने देखा। उसके बाद सांप्रदायिक दंगों के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में पढ़ा। और 1937 के चुनाव में कांग्रेस मंत्रालय के बारे में हमने पढ़ा था। तो आप इतना पढ़े, इसमें समझ कुछ नहीं आता तो मुझसे पूछे।